गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप अपनी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। आपसे मुझे ज़रूरी बात कहनी है भाई, वो ये कि यदि आपको लगे कि मुझसे कोई प्रश्न पूछना है तो आप मैसेज बॉक्स में जाएं। अरे प्रश्न ही नहीं पूछना है, हो सकता है आपने मुझे कुछ कहना हो अच्छा या बुरा, तो आप मैसेज बॉक्स में जाकर जो है वो लिख सकते हैं, आपका स्वागत होगा। तो मैं आपके जो क्वेश्चन होंगे तो आंसर ज़रूर उसके भेजूंगा। अब मैं बात करता हूं क्योंकि आपका अध्याय दूसरा शुरू हुआ है और भाग 4 आज मैं आपको सेंड कर रहा हूं। तो देखिए इस भाग 4 में जो हम विषय जो मैंने लिए हैं, जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेगा नेचर ऑफ अर्ली अर्बन सोसाइटी, मतलब प्रारंभिक शहरी समाजों का जो स्वरूप था वो कैसा। देखिए शहरों के बारे में हमने पढ़ लिया, नगरों के बारे में 7 नगर और अंतिम नगर था, बताएंगे आप लोग। अंतिम नगर था बेबीलोन, बिल्कुल सही। और ये किस शहर की है, बिल्कुल लिखा भी है और शहर, क्या नाम है इसका, जिगुरात। चलिए तो गिलगैमेश का महाकाव्य पढ़ेंगे, दूसरा रहेगा विषय रहेगा ये स्वरूप पढ़ेंगे। यस, इससे पहले स्वरूप मतलब कि कैसा रूप था भाई, क्या आकार था उस शहर का, वो हम पढ़ेंगे। समाज का, शहर का नहीं, समाज का, शहर का हमने पढ़ लिया है। गिलगैमेश का महाकाव्य, देखिए कल हमने कहा था गिलगैमेश के बारे में बहुत प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है, तो उसके बारे में उसने जो महाकाव्य लिखा गया उसके ऊपर वो क्या था भाई, उसमें क्या चीज़ डाली गई थी, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले 2 प्रश्न और आते हैं भाई। क्या सुमेरियन मेसोपोटामिया है? आपके मन में ये जवाब जो है, यह सवाल जो है गूंज रहा होगा। कल से जब मैंने पढ़ाया था तो मैं समझ गया था, लेकिन मैंने सोचा कल आपको ये सवाल आपसे मैं पूछूंगा। तो भाई कईयों को मालूम होगा, लेकिन मैं जवाब आपको दे देता हूं कि भी सुमेरियन और मेसोपोटामिया थे, ये एक दूसरे के पारदर्शी थे। पारदर्शी का मतलब हुआ कि अगर आप जो है कोई कपड़ा जिसके आर पार देख सकते हो तो आप देखेंगे पार जो सामने नजर आ रहा है वही आपको भी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब जो सुमेरियन है वही मेसोपोटामिया है ना। तो प्राचीन जो सुमेरियन थे जिनको काले सिर वाले कहा जाता था, देखिए इसलिए क्योंकि वहाँ पे भाई गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और इराक के दक्षिणी भाग में ये रहते थे। दक्षिण भाग कैसा था भाई, मैंने बताया था आपको, रेगिस्तान। तो भी दक्षिण भाग में ये रहने वाले थे। जो प्राचीन सभ्यता है उसे सुमेर सभ्यता कहा जाता था। और सुमेर का जो गढ़ है जहाँ पर ये रहते थे, फरात और दजला नदी के मध्य हिस्से में रहते थे, ये स्थिति बताई गई है सुमेर की। तो भाई यही तो यूनानियों ने भी कहा, यूनानियों ने भी तो यही कहा कि इन दोनों नदी के बीच में रहने वाले थे वो थे मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग। तो भाई ये मेसोपोटामिया और सुमेर एक ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन क्या है, यूनानियों ने, क्योंकि देखिए यूनानी वो लोग थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी हैं। ये भारत का सौभाग्य नहीं है कि हमारे में कोई ऐसे इतिहासकार नहीं थे जिन्होंने इतिहास को जो ज़्यादा जो है ऊपर लिखा होगा। यहाँ धार्मिक पुस्तकों को बड़ा ज़्यादा करके लिखा गया, लेकिन हमारे यहाँ पर इतिहास की पुस्तकें बड़े कम मिलता है जहाँ पर वर्णन मिलता है। तो यूनानियों ने बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक बातें कही और वहीं से हमारे अगर हम मैंने कहा था बेबीलोन में किसकी मृत्यु हुई थी, यस मैं भूल गया अभी, यस उसका नाम था सिकंदर महान। तो सिकंदर को महान अगर कहा तो यूनानियों ने ही कहा भाई, अपने राजा को ही महान क्यों नहीं कहेंगे। तो मैंने कल बताया था कि क्या स्थिति थी। तो भाई यूनानियों ने सबसे ज़्यादा इतिहास लिखा और आपको मालूम होगा हेरोडोटस के बारे में, जो हिस्ट्री के पितामह भी कहा जाते हैं। तो समझ लो कि इनके द्वारा जो कहे गए शब्द थे वो मेसोपोटामिया कहा गया, बस इतनी कर बात है। तो इस प्रकार से सुमेरियन और मेसोपोटामिया एक ही बात है। दूसरा जो प्रश्न है वो है मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषा क्या थी। भाई मेसोपोटामिया की जो पुरानी भाषा थी वो सुमेरियन थी, लेकिन 2400 ईसा पूर्व के बाद जो है जो धीरे धीरे जो ये भाषा थी वो अकदी भाषा ने इसका स्थान ले लिया, अकदी भाषा। अब चलते हैं भाई सीधे थे अपने विषय की तरफ जो आज हमारे रहेंगे। पहला, प्रारंभिक शहरी समाजों का स्वरूप। ये पढ़ लिया हमने कि जो मेसोपोटामिया का जो शहरी जीवन था वो 3000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। इसके जो मुख्य जो नगर थे उर्क, मारी, निनवे और बेबीलोन। याद रखना इनमें से एक शहर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आता है हर बार, तो इसलिए इनको जरूर याद कर लेना। तो भाई इन्हीं शहरों की बात हम कर रहे हैं कि क्या स्वरूप था। पहले लेते हैं भाई नगर योजना, टाउन प्लानिंग उनकी क्या थी। देखिए मेसोपोटामिया के जो अधिकतर नगर थे, अधिकतर नगर की बात कर रहे हैं, वो व्यवस्था के अनुसार जो बसे हुए थे। ऐसा भी नहीं था पूरी व्यवस्था के, जैसे कि मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, लेकिन भाई अधिकतर जो है वो व्यवस्था के अनुसार बसे हुए थे। लेकिन एक नगर की खास बात यहाँ हो रही है कि बेबीलोन के जो शासक थे, याद रखना ये कल नाम नहीं आया था, हामूराबी। ये जो हामूराबी थे, ये इन्होंने जो है अपने नगर में जो भी घर बनाते थे उनके लिए एक योजना बनाई थी और उसी योजना के अनुसार जो भवन बनाना पड़ते थे, ऐसे निर्देश थे उनके, ऑर्डर था ऐसा, और ऐसा जो नहीं करता था उसका कठोर दंड दिए जाते थे।
समझे बात? तो इसका मतलब नगर योजना कितनी सख्त थी यहाँ पर। कहाँ की बात करें? बेबीलोन, 7वां जो शहर पड़ा था। तो भाई अधिकतर जो उस समय के जो घर होते थे वो एक मंजिला होते, याद रखना, अधिकतर घर कैसे होते? एक मंजिला होते थे। घरों के अंदर एक खुला प्रांगण होता था, जैसे हमारे भी यहाँ चौकियाँ बनती थी ना, और उसके चारों तरफ कमरे होते, ठीक उसी प्रकार से ये भी अपने घरों को बनाते थे। फिर जो धनी लोग होते थे वो अपने इन घरों के नीचे, जो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, तो घरों के नीचे वो तहखाने भी बनाते थे। और मकानों में जो प्रकाश होता था वो कहीं कहीं खिड़कियों से आता था। और उर नगर की बात करें, जो कल भी हमने पढ़ा था, तो गोपनीयता को बनाने के लिए जो खिड़कियां भी नहीं लगाते थे भाई, रोशनदान भी नहीं लगाते थे, तो रोशनी कहाँ से आती थी? दरवाजों की तरफ से, है ना। तो इसके अतिरिक्त क्या था कि नालियां, सड़कें या सफाई तथा रोशनी का प्रबंध भी नगरों में रहता था। नालियों का भी, नालियों की बात भी की थी, लेकिन कई नगरों में हमने पता किया था कि उरग जैसे नगरों में क्या था कि जो नालियां बनी थी वो भी ढांप दी गई थी, है ना। तो सड़कों और सफाई, सड़कें भी कई जगह टेढ़ी मेढ़ी, कई जगह सही थी, और सफाई और रोशनी का प्रबंध भी किया जाता था। अब बात कर लेते हैं दूसरा, वो है प्रमुख वर्ग। समाज में जो है, जो किस तरह का वर्ग जो रहता था, ये कहता है सामाजिक असमानता उसमें आरंभ हो चुकी थी। सामाजिक असमानता किसके ऊपर आधारित होती है भाई? दौलत के ऊपर, धन दौलत के ऊपर होता है, उसके रुतबे के अनुसार होता है। तो ये 3 तरह के जो रुतबे उसमें से पहला आता था कुलीन वर्ग, याद रखना, कुलीन वर्ग, सबसे धनी वर्ग, कुलीन वर्ग। और दूसरा था मध्यम वर्ग, और तीसरा था निम्न वर्ग, है ना। कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अगर फोटो आप यहाँ देखेंगे तो यहीं से पता लग जाएगा आपको, मैं कहने वाला नहीं हूँ, आप लगा सकते हैं पता कि ये कौन सा है भाई कुलीन वर्ग, ये कौन हो सकता है। फिर नीचे देखेंगे आप, इनके कारक, इनके पिक्चर से ही पता लग रहा है भाई, पशु भी है इनके पास, तो कौन हो सकता है। यहाँ देखेंगे सामान ढोने वाला, ये तीसरा वर्ग है। तो आगे मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको एक सिर्फ दे रहा हूँ कि ये 3 वर्ग थे, कुलीन, मध्य और निम्न, याद रखना। अब आता है कि कुलीन वर्ग में कौन शामिल था भाई? कुलीन में राजा, ऑब्वियसली पीछे बताया गया, राजा, राज्य के बड़े अधिकारी, राज्य के बड़े अधिकारी जो बड़े पदों के ऊपर रहते थे भाई। जैसे अगर हम आज की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के बाद क्या आते हैं? जो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, बड़े मंत्री जो होते हैं, है ना, वो आगे। तो ये राज्य के बड़े अधिकारी हो गए, कुछ सैनिक अधिकारी हो गए, वैसे जनरल, जैसे हमारे जो है जितने भी जो हमारे तीनों सेना के बड़े प्रमुख हो गए, तो इस तरह से वहाँ भी जो है प्रमुख हो गए। तो वो जो हेड हैं वो सारे आगे इसमें। फिर धनी व्यापारी आ गए भाई, धन, क्योंकि पैसा तो उनके पास, देखिए व्यापारी जो है, व्यापारी वो लोग थे जिनका जो स्थान तो बड़े नीचे था, लेकिन उन्हें अपने पैसे, धन दौलत के बलबूते पर अपना, अगर हम भारतवर्ष की बात करें, उन्होंने अपना एक दर्जा बना दिया है। अब उनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि सम्मान किस चीज़ का होता है भाई? धन का होता है। तो ये धनी व्यापारी थे, ये भी कुलीन में आते थे। और एक और वर्ग था पुरोहित, क्योंकि भाई इनके पास भी पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि मंदिर इनके लिए बनाए जाते हैं। बड़े बड़े जो जिगुरात बने हैं वो किसके लिए थी भाई? इन्हीं के लिए थे। और जिगुरात सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता था उस समय, तो किसी भी तरह से वो कम नहीं थे। तो कुलीन वर्ग में ये भी आते थे भाई। तो इनको याद रखना है, राजा, राज्य के अधिकारी, कुछ सैनिक अधिकारी, धनी व्यापारी और पुरोहित। और भाई अगर ये एक पहले तो ये क्या, सबसे ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते। यहाँ पे ये बार बार ना ये गड़बड़ शब्द आ गया है ना, ये नहीं आएगा, ये गलत आ गया है कि इनको, ये होगा ईश्वर नहीं है, इनको समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। ऐश्वर्यपूर्ण, पैसा था, डट के था, तो कमी नहीं, धन था, और इस कारण ये ऐश्वर्य जीवन रहता था। बिल्कुल महलों में रहने वाले व्यक्ति थे। और ये तो हमने कल पढ़ लिया था 2 महलों के बारे में। एक निन्वे में बात करेंगे जिसे सेनाचारिव ने बनाया था। सेनाचारिव इसलिए याद आपको रह जाए, इसलिए मैंने ये फिर से लगाया है कि विशाल राजमहल बनाया था क्या भाई? 80 कमरों का निन्वे में। और ऐसा जो है, ऐसा महल, ये पहला महल बना था जो बहुत खूबसूरत था, और जिसे दूसरे देशों के जो राजा थे वो भी देखने के लिए आते थे। सोचिए जरा भाई क्या किया उसने। महल तो पहले भी बनते थे, महल देखे मारी में भी बना था। मारी में जो है कितना के बनाया था? 260 कमरों का महल बनाया था। किसने? जिमरीलिम ने। लेकिन वो इतना खूबसूरत नहीं जितना ये खूबसूरत बना था निन्वे में। निन्वे में क्या हुआ? उसने भाई प्रकृति को साथ ले आया, प्रकृति को साथ ले आया, मतलब गार्डन, हरी घास, है ना, इस तरह से फुहारे, ये सारी चीज़ें उसने ऐड कर दी, उसकी खूबसूरती और बढ़ गई, है ना। तो प्रकृति में अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन हमने प्रकृति को विनाश कर दिया। हमको कहा किसी ने भाई, हमें भारतवर्ष में किसी ने कहा कि भाई यहाँ तो क्या है, नरक है। बोलते हैं ना, अरे भाई यहाँ तो नरक चल रहा है, स्वर्ग कहाँ बन सकता है। वो जहाँ नरक चल रहा है भाई वहाँ स्वर्ग बनाने की कोशिश भी कौन करेगा। लेकिन यहाँ लोगों ने वेस्टर्न में जाइए आप, हमारे बच्चे वापस नहीं आते हैं। मैं एक जरूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि ज़रूरी है आप बच्चों को ये समझना कि भाई यहाँ नरक नहीं है, यहाँ हम चाहे स्वर्ग बना सकते हैं। पर हम तो लगे भाई नरक बनाने, क्योंकि हमें ग्रंथों में लिखा है भाई यहाँ तो नरक ही हो सकता है। स्वर्ग तो भाई 7 आसमान के परे है, वहीं स्वर्ग मिलेगा। और कब मिलेगा? मरने के बाद। तो मरने से पहले क्यों चिंता भाई? अभी जरा इसको नरक है तो नरक की तरह रहने दो, नरक वाले काम करो, तो हो रहे हैं भाई, है ना।
तो बेहतर है हम इस बात को समझें। अरे हमारा इतिहास पढ़ाने का मकसद ही यही है, इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि कुछ सीखे। तो भाई वहाँ देखिए इतना सुंदर महल बना है 80 कमरों का, तो दूसरा राजा भी देखने के लिए आता था, भाई ऐसा महल बना है मैं भी ऐसा बनाऊंगा भाई। ठीक है, तो कुछ तो बना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं ये है आपका कुलीन वर्ग। दूसरा ये देखिए मध्यम वर्ग। भाई मध्यम वर्ग हिमाचल में अगर आप देखें विशेषता तो 2-3 वर्ग आपको मिल जाते हैं। कई हमारी स्टेट्स ऐसी हैं, बिहार जैसी स्टेट, जहाँ पे 2 ही वर्ग आपको मिलने वाले हैं, एक सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे नीचे गरीब व्यक्ति। ये आज भी है, कई सदियों के बीतने के बाद आज इतिहास देखिए अपना। तो मध्यम वर्ग में क्या क्या आते थे भाई? छोटे व्यापारी, शिल्पी, राज्य के अधिकारी और बुद्धिजीवी वर्ग, है ना। याद रखो, छोटे व्यापारी, शिल्पी, राज्य के अधिकारी। राज्य के अधिकारी कौन से भाई? छोटे। बड़े बड़े अधिकारी वहाँ आएंगे। और जो बुद्धिजीवी में कौन होगा? जो टीचर भी होंगे भाई, हमारे जैसे जो अध्यापक होंगे, जो उनको बुद्धिजीवी कहा जाता था, तो वो जो उसमें शामिल रहेंगे। तो मध्य वर्ग, और इनका जो जीवन था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब इतने बुरे घर नहीं थे, है ना। ऐसा नहीं था कि जो पानी गिर रहा है ऊपर से उनके घर जो है वो टपक रहे हैं, तो नहीं, अच्छा जीवन था। मतलब न ज़्यादा अमीर थे न ज़्यादा गरीब थे। ये अलग चीज़ है कि इनमें लगा होता है हाय हाय मैं बड़ी सी गाड़ी लूँ, मैं बड़ा सा महल बनाऊँ, लेकिन रहते तो कम से कम 2 वक्त का खाना तो नसीब होता है। लेकिन भाई एक निम्न वर्ग भी था, जिसको एक किसान था, मजदूर था, दास था। याद रखना, किसान, मजदूर और दास तो सबसे ही निम्न स्तर में था भाई। ये जो लोग थे ये समाज में बहुत संख्या में, देखिए बड़ी विडंबना है, पूरे विश्व की किसी भी सभ्यता को आप पढ़ लीजिए कि जो निम्न वर्ग होते हैं वो बहुत संख्या में ही होते हैं। भारतवर्ष की ही मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ। भारतवर्ष में केवल मात्र 5% लोग हैं जिनके पास 95% लोगों का जो धन है उनके पास ही है। उल्टा है, उनकी संख्या है कितने? 5%, और धन उन्होंने रखा है 95% लोगों का। कितना मतलब सोचिए आप। अरे किसी के पास रहने के लिए शाम को जो एक कंबल होता है और वो सो कहाँ जाता है? सड़क के किनारे। भाई कई वो लोग बोलते हैं भाई ये इसका तो घर कहीं बिहार में क्यों आ गया इधर? अरे उसकी विडंबना है बेचारे को, उसको काम नहीं मिलता भाई, इसलिए वो वहाँ आया है। कौन सोना चाहता है फुटपाथ के ऊपर? और एक आदमी है जिसके पास भाई लंदन में कमरे हैं, भवन है, कमरे नहीं बोलूँगा भाई, वहाँ भी महल है। हमारे भारतवर्ष में तो कमी नहीं है, इधर जाइए दूसरी स्टेट में जाइए, मुंबई में है एक फ्लैट, एक दिल्ली में। अरे क्या व्यवस्था है ये, समझ नहीं आती। आप समझ पाएंगे शायद, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि आने वाले बच्चे जो है वो समझे इस व्यवस्था को, क्या सुधार हो सकता है। अरे मार काट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं पवन सर आपको, ऐसा करना भी मत कभी। हमें यहाँ भगवान ने इसलिए नहीं भेजा, इसलिए भेजा है यार अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें, सुंदर से रहें। तो वो सुंदरता आपने दिखानी है, अच्छे से करना है मैनेज। तो भैया पढ़ लेते हैं। उर में मिली शाही कब्रों में, देखिए इससे क्या पता लगा, उर में हमने पढ़ा था कि शाही कब्र मिली, कितने 16 राजे और रानियां जी दफना दिए गए, लेकिन दफना तो दिए गए लेकिन उनके साथ हीरे जवाहरात जो भी उनकी जो सोना चांदी था वो दफना दिया गया। तो उससे अनुमान लगा सकते हैं कि केवल मात्र कुछ लोगों के पास ही इतना धन दौलत था और जो छोटे वर्ग थे उनके पास कुछ भी नहीं था। तो जो असमानता थी, जो सामाजिकता असमानता थी कितनी बड़ी थी, है ना। तो ये निम्न वर्ग हुआ, है ना। हमने वर्गों की बात कर रहे हैं, तो ये हमने पढ़ लिया। ये भी आता है कई बार, तो ये सारे उसी से ही पेंटिंग, उसी से ही कि किस प्रकार से लोगों का रहन सहन। देखिए कल मैंने इसको फिर से मेरे दिमाग में फिर से आया, मैंने फिर से लगा दी। अरे भाई मैं इसलिए इसको लगा रहा हूँ क्योंकि कल मैं जो ये बात नहीं कह पाया। अधिकतर जो टीचर्स होते थे पहले हमारे टाइम में, अरे सीधे ही गधे बोल देते थे, और उस समय ना मुझे बड़ा बुरा लगता था यार गधा। और जब से मैंने ये आपकी ये किताब पकड़ी हिस्ट्री, जब से मैंने विषय पकड़ा है, तो मुझे गधों से ना वो रिस्पेक्ट आ गई है अब। अरे इतनी बड़ी सभ्यता का निर्माण किया गया, विश्व का पहले नगर स्थापित हुआ मेसोपोटामिया में, और नगर स्थापना में सबसे प्रमुख किसका था भाई? इसी गधे का। इतने बड़े शहर बसा के दिए भाई, तो भाई रिस्पेक्ट क्या होना के आदर से देखिए भाई। हमने शब्दों को गिरा दिया है, हमने शब्दों की जो महत्व है उसको गिरा दिया है। और ये बड़ी बात है वहाँ पर, अगर आप उनके घरों में जाएंगे, जो आम लोगों के घर है, वहाँ पर गधे आपको मिलेंगे, है ना। और उनको प्यार से रखते हैं भाई वो, क्योंकि उनका इनकम सोर्सेज है। अगर वो नहीं होंगे तो वो उनका जो है, कईयों का रात को चूल्हा नहीं जलेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में ये। तो इसलिए प्लीज़ कभी इस शब्द को भी जो है वो अच्छी तहजीब से इस्तेमाल कीजिए, इसलिए मैंने तस्वीर लगाई। अब बढ़ते जी तीसरा, परिवार, फैमिली के बारे में। देखिए फैमिली कैसे होती थी उनकी, न्यूक्लियर फैमिली। देखिए न्यूक्लियर फैमिली का मतलब एकल परिवार, माता पिता और बच्चे, बस
भाई शहरों में ऐसा ही तो होता है, क्योंकि गांव में जो बड़े परिवार होते थे और ये टूट टूट के क्या हो गया, लोग विस्थापित होते हैं। शहरों में कौन जाते हैं? शहरों में लोग वहां पे स्थापित होते हैं, गांव से टूटते हैं और चले जाते हैं। तो छोटे छोटे फैमिलीज, पति चला गया नौकरी पाने के लिए शहर में, और फिर उसने अपनी पत्नी को बुला लिया, फिर बच्चे आ गए, और इस प्रकार से वो चले गए। माता पिता कहाँ रह गए? गाँव में, क्योंकि भाई उनको अपनी जो चीज़ें होती है ना वो सबको प्यारी होती हैं। आप जो कमाएंगे ना बेटा लाइफ में, एक छोटी सी भी चीज़, एक छोटा सा घर भी बनाएंगे, आप उसको हमेशा अपने पास रखना चाहेंगे, वहीं रहना चाहेंगे। आपका एक तकिया भी होगा ना, उसी में वो चाहे जैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, बुरा है, उसी पे ही आपको नींद आएगी। ये समय भी आएगा। तो वो दौर जो है, ये जो न्यूक्लियर फैमिली की हम बात कर रहे हैं, ये प्रचलन क्यों होता है? शहर होने के कारण। तो ये शहरी व्यवस्था थी, इसलिए न्यूक्लियर फैमिली थी, याद रखना है, बस इतनी कर बात है। तो इसलिए क्या था वहाँ पर, अब पिता जो प्रधान हुआ करते थे, कि पिता मुखिया होते थे, और पिता मुखिया है तो इसका मतलब पुत्र का होना अनिवार्य था। भाई पुत्र होगा तभी तो पिता बनेगा, और पिता होगा तो मुखिया होगा, मुखिया होगा तो वो जितने भी आदेश देगा वो सभी को मान्यता हो गया, सभी को मानना पड़ेगा। तो ऐसा ही था ये परिवार। माता पिता अपने बच्चों को जो है बेच देते थे। देखिए, जब मैंने लाइन पढ़ी तो भाई मैं थोड़ी देर के लिए समझ पाया कि भाई कौन माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को बेच सकते हैं। फिर ख्याल आया भाई हालात तो ऐसे भी हो जाते हैं, आप अपने भारतवर्ष में ही देख लीजिए। एक समय था साहूकारी व्यवस्था स्थापित थी, जो है जो किसान होता था उसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता, भाई तो बोलता था साहूकार जी मैंने जो अपनी बेटी की शादी करनी है, प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे दीजिए, मैं अगली बार जो चुकता कर दूंगा। साहूकार को मालूम होता था भाई ये देने वाला नहीं है, नहीं देने वाला नहीं है भाई, मैं इसको अब खेद देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये पैसे चुका नहीं पाएगा, हालात ही इस तरह से बना दूंगा। भाई जितने पैसे लिए थे उसको मालूम है, ले लिए, लेकिन वो हिसाब किताब तो जानता नहीं था। ब्याज चढ़ गया जी, अब वो ब्याज ही नहीं दे पाएगा तो कब जो है, तो इस तरह से क्या होता था, बाद में वो बोलता था भाई तेरे जो है इतने पैसे हो गए कि अब तेरा खेत जो है मेरे ऊपर पास ही रहेगा, अब तू जा, और वो दे देता था उसके। तो इस तरह से वो खेत ले लेता था भाई, ठीक है जी। तो भाई इस तरह से माता पिता को भी जो उस समाज में इस तरह से जो है वो, हम निम्न वर्ग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उनको अपने बच्चे भी बेचना पड़ते थे, ऐसा समाज था। तो सोचिए आप, विवाह में दोनों पक्षों की ओर से उपहार प्रदान किए जाते, दोनों पक्ष थे, एक पक्ष से नहीं, और मिलजुल कर भोजन भी करते थे, और मंदिर उनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मंदिर में जाकर वो भेंट भी चढ़ाते थे, जैसे कि हमारे भी हिमाचल में होता है। हम मानते हैं मैरिज के तीसरे दिन हम जाते हैं मंदिर में, अच्छे उसके लिए कि हमारा भगवान साथ देना। तो इस तरह के इनका परिवार, देखिए एक मॉर्निंग का जो परिवार है वो ऐसे बताया कि सुबह की और ऐसे खा पी रहे हैं, और ये गर्मी का दिन है। देखिए गर्मी, जो गरीब जो लोग हैं वो इस तरह से कम वस्त्र पहने और इस प्रकार से भोजन कर रहे हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो मैंने पिक्चर यहाँ पर लगाई है शायद ये मिस्र की है यहाँ से, लेकिन मैंने बताने के लिए कि एकल परिवार इस तरह से होते हैं, माता पिता और बच्चे। क्लियर है? अब बात करते हैं चौथा, वो है स्त्रियों की स्थिति। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। भाई स्त्रियों की स्थिति यहाँ इस समाज में, मेसोपोटामिया में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। कैसे? देखिए धार्मिक और सामाजिक उत्सव में जो समाज में था, समान रूप से उनको भाग लेने दिया जाता था, समान तौर पर उनको अधिकार दिए गए थे कि वो समान 50% जो है वो अपना अधिकार जो रख सकती थी। देखिए कैसे कैसे कि वो दहेज पर वधू का अधिकार रहता था, दहेज जो दहेज दिया जाता था, लेकिन उसके ऊपर अधिकार वधू का ही रहता था। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या आज जो भारतवर्ष में नियम बने हैं कि वधू का ही अधिकार रहेगा। पति की मृत्यु हो जाती है तो पति की मृत्यु के बाद उसकी जो सारी संपत्ति होती है उसके अधिकार भी पत्नी का ही होता था। ये भी 5000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम। पत्नी को पति से तलाक लेने का, देखिए पत्नी को, मैं पति नहीं बोल रहा हूं, मैं पत्नी को पति से तलाक लेने का पूरा अधिकार था, और फिर पुनर्विवाह करने का भी अधिकार प्राप्त था। ये भी 5000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। तो वे अपना स्वतंत्र व्यापार कर सकती थी, स्वतंत्र व्यापार। और भाई धनी होगी तो दास दासियों को भी रखेगी, ऐश्वर्य रहेंगी। तो इसके अतिरिक्त तो वह पुरोहित, यस पुरोहित, देखिए भारतवर्ष में अब जाके थोड़ा थोड़ा कहीं जो है मिलने लगा, अदरवाइज जो ऐसे मंदिर भी मिलेंगे आपको जहां पर लेडीज को एंटर भी नहीं होने दिया जाता है। तो वो पुरोहित का कार्य भी करती थी, और समाज के अन्य उच्च पदों पर भी नियुक्तियां होती थी, ठीक है, मतलब वो नौकरियां भी करती थी। तो भाई हम आज की बात नहीं, 5000 वर्ष पूर्व बात कर रहे हैं, और मेसोपोटामिया सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। और एक और चीज कि उस समय देवदासी प्रथा जो है वो प्रथा प्रचलित थी। दक्षिण भारत में हमारी ये देवदासी प्रथा बहुत ज़्यादा जो है अब भी है, कहीं कहीं देखने को मिलती है। देवदासी का मतलब हुआ देवों के साथ ही देव के साथ जो है शादी करवा देना, मूर्ति के साथ शादी करवा देना। इसके बीच में मैं नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें जो है आ जाएंगी, तो मैं नहीं चाहता कोई ऐसी चीज़ आए, तो बुरी चीज़ें आएंगी, मतलब ये कहने का मेरा भाव है। तो हम चाहते हैं अच्छे से इसको पढ़ें। तो उस समय क्या था कि ये जो देवदासी प्रथा थी, इसको जो है ज़्यादा बुरी नज़र से नहीं देखा जाता था।
बुरा नहीं मानते थे। तो क्योंकि इसमें बुराई भी शायद उस समय इतनी ज़्यादा उसमें प्रचलित नहीं होगी, कुछ अच्छाइयाँ रही होगी जिसके कारण इसको लोग बुरी नज़र से नहीं देखते थे। पुरुष और स्त्री से विवाह करता था, पुरुष एक स्त्री से विवाह करता था, याद रखना, एक स्त्री। और अब अरब में बहुत ज़्यादा स्त्रियां रखने का रिवाज है, उस समय एक स्त्री रखने का जो है विवाह करता था। लेकिन वो अपनी हैसियत के अनुसार, अगर वो अमीर व्यक्ति है तो उपपत्नियां रख सकता था। उपपत्नियां समझा है ना, उपपत्नियां मतलब वह कि सेकंड दूसरे दर्जे की जो पत्नियां रख सकता, पहले दर्जे की एक ही पत्नी रहेगी उसकी मेन, और वो उपपत्नियां रख सकता था। हो गया, तो यह स्त्रियों की स्थिति। अब बात करते हैं पांचों, वो है दासों की स्थिति। दास सबसे निमन दास, ये स्थिति जंजीरों में बांध कर रखना। अरे ये आदमियों के साथ होता था भाई, और ये अब की बात 5000 वर्ष पूर्व की बात करें, हम पढ़ेंगे, जो आप देखिए जरा हिस्ट्री जो, और वो भी उन लोगों की जो सबसे अमीर लोग थे, सबसे बुद्धिजीवी जो बोलते थे अपने आप को, अंग्रेज लोग, उन्होंने तो इसे अभी जाके 18वीं शताब्दी में जाके बंद किया। अमेरिका में जो है वो आपको याद होगा 1862 के करीब जो है वो अब्राहम लिंकन ने उससे बंद करवाया था, 67 या 64 के बीच में। तो भाई ये जो दास प्रथा है ना, सोचिए आप कितना अमानवीय अपराध था भाई। अपराध इन लोगों का क्या था, ये पढ़े लिखे नहीं थे भाई, गरीब लोग थे, सिर्फ इतना कर अपराध था इनके पास। तो भगवान की कृपा से ही कोई भाई बड़ा होता है। लेकिन वही बात है कि हम आके यहाँ क्या बन गए, शहंशाह, हमें थोड़ी सी पावर आ गई और हम जो है बंदूक पकड़ के खड़े हो जाएं कि आओ तो सही भाई, अरे भाई मरना भी तो है भाई, है ना। तो ये भूल चुके हैं, तभी तो हमें ये सजा मिल रही है आज की डेट में। तो भाई देखिए दासों की स्थिति, 3 तरह के दास होते थे। एक था युद्धबंदी, युद्ध हुआ और जो बेचारे सैनिक जो दूसरी साइड से लड़ रहे थे, उनका सिर्फ ये था कि वो हार गए सिर्फ, जबकि वो देश के लिए तन मन से लड़ रहे थे, उनको बंदी बना दिया भाई और बन गए गुलाम, दास बन गए। दूसरे थे माता पिता द्वारा बेचे गए बच्चे, वो बात हो गई। तीसरा कर्ज ना चुका जा, अगर कर्ज नहीं चुका पाएगा कोई व्यक्ति तो वो भी दास बन लिया जाता था भाई। दास अब क्या होते थे, दास वो व्यक्ति होते थे जिनका जीवन पशुओं की तरह होता था भाई, पशुओं के समान, और पशुओं के समान ही उनको खरीदा और बेचा जाता था मार्केट में। मार्केट की उनको बोली होती थी भाई, बता कितने पैसे का देगा, ले जा भाई, पकड़ दास और ले जा। उसके अधिकार खत्म, कोई अधिकार नहीं। अधिकार समझते हो ना, जैसे हमें दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, कुछ भी कहने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का, भाई कुछ भी नहीं। किसके ऊपर छोड़ दिया गया, मालिक के ऊपर भाई। मालिक जो करेगा वही। मालिक ने देखा भाई जंजीर तोड़ दी इसने और भाग रहा है, मार दिया बंदूक से, पीछे से गोली लगाई और खत्म हो गया। कोई इसके ऊपर, मालिक के ऊपर कोई कानून की पाबंदी नहीं। मार दिया, आदमी को मार दिया, अरे इजी हो गया। देखिए प्रकृति के साथ खिलवाड़, गलत दिशा, नहीं समझा, ये है। तो मृत्यु दंड दे दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि दास के ऊपर निर्भर करता था भाई, अगर दास पर अपने स्वामी के ऊपर, अगर स्वामी जो दास से प्रसन्न हो गया तो वो मुक्त कर देगा भाई। ऐसा भी होता था, उसमें बड़ी सेवा करी बेचारे दास ने लगन से। तो कई दास में कई जो मालिक होते थे ना, अंदर से बड़े अच्छे होते थे, हर आदमी एक तरह का नहीं होता। उसने कहा जा भाई मैं तेरे को आज़ाद करता हूँ, और इस प्रकार से वो आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत करेगा उसके बाद, है ना। एक और चीज़ था कि वो मुक्त स्थिति में भी कर सकता कि अगर धन मांगता, भाई धन ला इतना और तू आज़ाद हो जा, तो धन देकर, कौन देगा धन, वही दास धन देगा और उसके बदले में मुक्ति पाएगा। तो इस तरह से 2 तरह से मुक्ति थी उसकी। दासियों के साथ भी दासियां भी होती थी भाई, लेडीज भी होती थी। ये जो दासियां होती थी, अगर वो खूबसूरत हुई, भगवान ने उनको खूबसूरत बना दिया, तो भाई फिर वो जो है दासता से मुक्त हो जाएंगी और उनको उपपत्नी का दर्जा जो है मिल जाएगा, है ना। उनको उपपत्नी के तौर पर रखता था, जिससे वो उनका दर्जा बढ़ जाता था और एक आम लेडीज की तरह वो जीवित कर, फिर उसके पास काम करने के लिए फिर वो ऐश का जीवन जीती थी, है ना, आराम से अच्छा जीवन व्यतीत। लेकिन एक और चीज़ है कि दासी से जो संतान उत्पन्न होती थी वो आज़ाद होता था, उसको दास नहीं माना जाता है। हालांकि वो दासी से उत्पन्न हुआ है, लेकिन अब उसे दास नहीं कहा जाएगा, वो स्वतंत्र माना जाएगा। ये थी दासों की स्थिति, याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। अब आता है छठा, वो है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट कैसे करते थे भाई। देखिए वो उनका नृत्य और गान में बहुत शौकीन था, और बांसुरी, वीणा और ढोल, देखेंगे इस तरह का जो है ये मिले हैं कहाँ से, खुदवाई से। इसके अलावा वो शिकार खेलना, पशु पक्षियों की लड़ाई करना, हिमाचल में आज भी होती है, देवली नाम से जो है त्यौहार मनाए जाते हैं और खूब पशुओं की लड़ाइयाँ करवाई जाती है और मजे लेते हैं। कुश्तियाँ ये भी होती है, तो वहाँ पर यह भी होती थी। इसके अलावा शतरंज के शौकीन थे, जो भारतवर्ष में ईजाद हुआ था ये खेल, शतरंज के भी जो है ये खेलने के रुचि रखते थे, और बच्चे खिलौने से अपना मनोरंजन करते थे। ये पढ़ा हमने उनके बारे में, ये स्वरूप था। अब आप समझ गए हैं नगरों के बारे में भी और कैसा समाज था वो भी। अब आता है गिलगैमेश का महाकाव्य। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिलगैमेश जो है उर का एक प्रसिद्ध जो है शासक था और महान शासकों में से एक था, योद्धा भी था,
बहुत योद्धा था, ठीक है। और उसने लगभग जो है 2700 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो यहाँ पर शासन किया उरक नगर में। अब इसके ऊपर जो है एक महाकाव्य लिखा गया, कब 2000 ईसा पूर्व में इसका महाकाव्य लिखा गया, और 12 पट्टिकाओं के ऊपर, पट्टिकाएं क्या होती है भाई, गिल्ली मिट्टी होती है, उसके ऊपर जो ऐसे गढ़ के जो लिखा जाता है, खोद के लिखा जाता है, फिर उसे पकाया जाता है अग्नि में और फिर उसको रख दिया जाता है। इस प्रकार से ये पट्टिका 12 पट्टिकाएं जो है के ऊपर इसके बारे में लिखा गया था। क्या लिखा गया था भाई, लिखा गया था कि गिलगैमेश की बहादुरी भरे कारनामे, क्योंकि बहादुर था भैया सही मायने में, और मृत्यु की मानव पर विजय का बहुत मर्म स्पर्शी जो है वर्णन किया। देखिए कि एक समय ऐसा है कि गिलगैमेश जो है वो बहुत ही क्रूर शासक हो गया, तो इसलिए देवताओं ने क्या किया, इसके विरुद्ध एक जो योद्धा था, नाम नहीं आ रहा, उसे भेजा, और दोनों के बीच में भारी युद्ध होता है। और क्या होता है, युद्ध में ये दोनों जो है समान, क्योंकि ये भी योद्धा था और वो भी बड़ा योद्धा था, तो क्या हुआ, दोनों जो है वो बराबरी में रह जाते हैं और दोनों के बीच में सुलह हो जाता है। और सुलह होने के बाद दोनों में जब दोस्ती हो जाती है, मित्रता इतनी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे से बगैर जो रहते ही नहीं, है ना। तो क्या हुआ कि बाद में जो है कुछ समय के पश्चात जो है वो जो उसका दोस्त है वो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। इसके पीछे भी कारण है, देवता उससे नाखुश होते हैं, उसको मृत्यु दंड दे देते हैं, और इससे उसके मन में मृत्यु के प्रति भय जो है, गिलगैमेश के जो भय पैदा हो जाता है। और उससे बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए बहुत जो है वो उसका, यही जो बताया जाता है, मार्मिक जो दृश्य बताया गया है कि किस प्रकार से उसको वो अपने भय को बाद में मान लेता है कि भाई मृत्यु सभी की आनी है, एक बार जब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, लेकिन वो बाद में खुश हो जाता है कि उसके संतान जो है जीवित, मैं बेशक मर जाऊंगा लेकिन मेरे लोग और मेरे संतान जो है, ये माना जाता है कि उसके बाद वो, जैसे अशोक ने युद्ध छोड़ दिए थे और फिर उसके बाद उन लोगों के लिए भलाई के लिए काम किए, गिलगैमेश ने भी वैसे ही किया। तो ये है गिलगैमेश का महाकाव्य, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब आपके लिए मैं 2 लाइन हमेशा लेकर आता हूं, प्लीज इसको जरूर पढ़ लिया करो, छोड़ना मत। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं पाता। और मैं ये कहता हूं दावे के साथ, बच्चों की नज़र में हर चीज़ के लिए खूबसूरती होती है, और जैसे वो बड़े बड़े होते जाते हैं ना, वो खूबसूरती भी आंखें छोड़ देती है, और दूसरा हंसना भी वो गायब हो जाता है। क्यों भाई, जो बच्चा हंसता खेलता, देखिए छोटे से सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ी हंसी होती है, और ये बाद में हंसी छोटी 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 होती होती खत्म हो जाती है हमारी तरह, है ना। तो आप हमेशा मुस्कुराते रहें, और हमेशा खूबसूरती जो आपको नजर आती है ना, उसको बंद मत कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे फिर से आज ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। पार्ट नंबर 4 का एंड होता है। आप हमेशा खुश रहो और स्वस्थ रहो। थैंक यू।